हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नवीन। उम्मीद है पिछले कुछ एमसीक्यू से आप लोग को बेनिफिट्स हो रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग सेट 3 को देखते हैं और इससे कुछ एमसीक्यू से जुड़े प्रश्न को हल करते हैं। तो पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्टनली इन एन एफर्ट इन डायरेक्शन ऑफ द फाइनेंशियल इंक्लूजन। जैसा कि हम पिछले सेट में भी आपसे जिक्र किए थे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैंकिंग फाइनेंस का। तो जब हम लोग आगे चर्चा करेंगे तो इसके बारे में डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। बट यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये सवाल ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पर जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो डायरेक्शंस है, इनमें से कौन सा टर्म से जो फाइनेंशियल इंक्लूजन से जुड़ा हुआ है। तो ये आपका ये नो फ्रिल्स अकाउंट हो जाएगा। यानी नो फ्रिल्स अकाउंट जो है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन से जुड़ा हुआ है, जिसको हम लोग एक तरह से समझो तो जीरो बैलेंस भी बोलते हैं। यानी जीरो बैलेंस अकाउंट जो आप बोलते हो, ये एक तरह से नो फ्रिल्स अकाउंट के रूप में जाना जाता है। थोड़ा सा फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में हम जानेंगे कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है इसके अंदर बेसिकली बहुत सारे टर्म्स यूज होते हैं, जिसमें आपका नो फ्रिल्स अकाउंट भी होता है। एक तरह से बीएसबीडी अकाउंट जो हम लोग बोलते हैं, बीएसबीडी अकाउंट, ये भी एक तरह से फाइनेंशियल इंक्लूजन के पार्ट के अंदर आता है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर आता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप फाइनेंशियल इंक्लूजन। और फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है, इसके 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला है कि आप अनबैंक एरिया में जो आप बैंकिंग सुविधा दे रहे हैं, यानी अनबैंक एरिया पे फोकस करना आपको। दूसरा है अनप्रिविलेज पर्सन, जैसा कि पिछले भी एमसीक्यूज में मैंने इस बात का एक्सप्लेन किया था, अनप्रिविलेज पर्सन को लेकर के। और तीसरा है एफोर्डेबल कॉस्ट, और ये एफोर्डेबल कॉस्ट की बात आती है। यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन में अनप्रिविलेज पर्सन, अनबैंक एरिया और एफोर्डेबल कॉस्ट की बात आती है। और इसे 2004-05 में सी रंगराजन कमेटी के द्वारा इसे एक तरह से लाया गया था। तो यहाँ आपके ऑप्शंस हो जाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएंगे नो फ्रिल्स अकाउंट के रूप में। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट सवाल को। नेक्स्ट सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखिए इस तरह का स्टेटमेंट वाले सवाल भी काफी सारा आता है एग्जाम में, इसलिए ये ट्रू वर्ड पे थोड़ा फोकस करना है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आप देखिए, बैंक कैन एक्सेप्ट ओनली डिमांड डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, ऐसा नहीं हो सकता है। बैंक कैन एक्सेप्ट ओनली टाइम डिपॉजिट, सिर्फ टाइम डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती है। बैंक कैन एक्सेप्ट बोथ डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट। तो यहाँ आपके ऑप्शंस आ जाएंगे, सी आ जाएंगे। यानी यहाँ पर बोथ वर्ड दिया हुआ है, एक डिमांड डिपॉजिट भी आएंगे और दूसरा जो है आपका वो डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट। तो थोड़ा सा हम लोग जानेंगे डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट की जब बात आएगी तो यहाँ पर आपका सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट आ जाएगा, जिसे हम कासा बोलते हैं। यानी अगर आप इस डायग्राम से समझे तो ये जो कासा है, ये कासा एक तरह से पार्ट है आपका डिमांड डिपॉजिट का, डिमांड डिपॉजिट का। अब हम टाइम डिपॉजिट की जब बात करेंगे तो टाइम डिपॉजिट के अंदर आपका आ जाएगा एफडी अकाउंट और आरडी अकाउंट। तो ये दो तरह का डिपॉजिट जो पब्लिक से एक्सेप्ट करती है, जिसमें डिमांड डिपॉजिट भी होता है और टर्म डिपॉजिट भी होता है। तो यहाँ ऑप्शन आपके सी हो जाएंगे। चलिए अगले सवाल को हम देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग बडी इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ ए नेशनलाइज बैंक। देखिए एक चीज आपको ध्यान रखना है, शेयर होल्डर और रेगुलेटरी बडी। जब भी शेयर होल्डर की बात आएगी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि जो नेशनलाइजेशन जिस समय हुआ था उस समय सबसे बड़े स्टेक होल्डर भी अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही थी। और जब हम रेगुलेटरी की बात करेंगे कि रेगुलेटरी बॉडी कौन होता है किसी बैंकों का, तो वो आपका आरबीआई आ जाएगा। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, जब रेगुलेटरी बॉडी की बात आएगी तो आरबीआई, और जब शेयर होल्डर की बात आएगी तो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ ऑप्शन आपका ए हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट सवाल को हम लोग देखते हैं, अगले सवाल को। नेक्स्ट सवाल है, द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ द रीजनल रूरल बैंक्स। देखिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कुछ लोगों को कि क्या रेगुलेटरी अथॉरिटी के रूप में आरबीआई हो सकता है। नहीं, जब भी हम रेगुलेटरी अथॉरिटी की बात बोलेंगे तो इसमें नाबार्ड का बात आ जाएगा। आरबीआई एक तरह से देखा जाए तो जो बैंक के लिए जो गाइडलाइन होती है, सभी बैंकों के लिए गाइडलाइन हो, उसमें आरबीआई की बात आ जाती है। इसमें न केवल आरआरबी बल्कि आप एक तरह से देखिए तो जो भी बैंक है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक की बात आ जाए, फॉरेन बैंक की बात आ जाए, प्राइवेट बैंक की बात आ जाए, तो यहाँ पे जो फ्रेमवर्क तैयार करना है, पॉलिसी डिसाइड करना है, उस पर आरबीआई की बात आएगी। बट चूंकि नाबार्ड को एक तरह से फंडिंग, सॉरी आरआरबी को फंडिंग जो है नाबार्ड की तरफ से मिलता है, इसलिए कुछ हद तक ये रेगुलेटरी अथॉरिटी के रूप में एक तरह से काम करती है। वैसे एक बात और भी जानने की जरूरत है कि जो
आरआरबी को जो फंडिंग होता है वो सिर्फ नाबार्ड से ना होकर के स्पॉन्सर्ड बैंक भी इसमें एक तरह से, क्योंकि उसका भी 35% स्टेक आपका लगा हुआ है। उसके अलावा अगर वो बाजार से भी जो फंड इकट्ठा कर सकती है, तो फंड के रिसोर्सेस अलग अलग एक तरह से हो सकते हैं, जिसमें नाबार्ड की भूमिका एज ए सबसे ज़्यादा होती है, या हम कहें कि यूँ कहें कि ये रीफाइनेंस के रूप में आरआरबी को मदद करती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5th को हम लोग देखेंगे। 5th में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब भी नॉट वर्ड हो तो इस पर थोड़ा ध्यान देना है। अब देखिए इनमें कौन सा फंक्शन रिजर्व बैंक से जुड़ा हुआ नहीं है। तो इश्यू ऑफ नोट्स ऑब्वियस है, रिजर्व बैंक के अंदर होगा। कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, जिसे हम CRR वगैरह भी कहते सकते हैं, या अलग जो भी फंड है वो एक तरह से आरबीआई से जुड़ा हुआ है। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट इन एडवांस लोन टू पब्लिक, ये ऑप्शन दरअसल आरबीआई का नहीं है। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन, ये किसी बैंक का फंक्शन है। यानी बैंक का फंक्शन होता है कि लोगों से वो डिपॉजिट करे और फिर एक तरह से एडवांस लोन के रूप में एडवांस करे, क्योंकि ये दोनों से ही एक तरह से बैंकों को प्रॉफिट भी होता है। अगर हम किसी को 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपॉजिट पे अगर उसे दे रहे हैं और लोन के रूप में किसी से हम 6% ले रहे हैं, तो ये जो आपका 3% गैप हो रहा है, ये एक तरह से बैंक का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। ये भी एक तरह से आरबीआई का फंक्शन के रूप में कहलाता है। तो चलिए अगले सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। काफ़ी अच्छा सवाल है। एक तो पहला बात है नॉट भी है, और दूसरा है रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन की बात आती है। तो आप इसमें आप देखिए किस तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये एक तरह से रेगुलेटरी बॉडी के रूप में आती है, सेबी रेगुलेटरी बॉडी के रूप में आती है, IRDA रेगुलेटरी। तो यहाँ जो सिविल है ये आपका एक तरह से देखा जाए तो ये रेगुलेटरी बॉडी नहीं आती। अब सिविल के बारे में हम जानेंगे कि सिविल होता क्या है। ये जो भी हम लोन लेते हैं तो एक सिविल स्कोर का भी मापदंड बनाया जाता है कि आपका 300 से लेकर के 900 का एक स्कोर आपको एक तरह से मापा जाता है लोन के अगेंस्ट, कि जो आप लोन ले रहे हो उसमें आपका स्कोर क्या है, कितने आप डिफॉल्ट हुए हैं, पे कर पा रहे हैं कि नहीं। और नॉर्मली देखा जाता है 750 से अगर किसी का अच्छा हो तो उसको बेटर रूप से एक तरह से कह सकते हैं कि ये बेटर कंडीशन में। और सिविल होते हैं जिसको बोलते हैं, सिविल के रूप में होता है क्रेडिट, जिसको बोलते हैं क्रेडिट, आई फॉर क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। और ये जो सिविल स्कोर है, या हम कहें कि एक तरह से जो रेटिंग एजेंसी होती है, ये रेटिंग एजेंसी को जो रेगुलेट है वो सेबी करती है। तो कभी ये सवाल आपसे पूछ जाए कि भाई रेटिंग एजेंसी को रेगुलेट कौन करता है, तो सेबी करती है। बट यहाँ ऑप्शन है कि इनमें से कौन सा रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस इंडियन फाइनेंशियल मार्केट का नहीं है, तो यहाँ आपका एक तरह से सिविल हो जाएगा, ठीक है, यानी बी ऑप्शन हो जाएंगे। तो अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल को, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट वाज इनएक्टेड इन विच ईयर। देखिए भारत में जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी 1912 से जुड़ा हुआ है। यानी कहीं कहीं पे 1904 भी बोला जाता है, कहीं पे 1912 भी बोला जाता है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। और आपको भी पता है कि जो कोऑपरेटिव बैंक का स्ट्रक्चर्स है, ये दो एक तरह से इसके 3 लेयर होते हैं। फर्स्ट लेयर जिसको हम बोलते हैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। सेकेंड लेयर जो होते हैं इसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स। और थर्ड लेयर जो होते हैं जिससे बोला जाता है पैक्स बोला जाता है। इस बात के बजट में भी पैक्स को लेकर के भारत सरकार ने काफ़ी गाइडलाइन की है, और इसको एक तरह से कंप्यूटराइजेशन से जोड़ने की बात आ रही है ताकि बेहतर तरीके से ट्रांसपेरेंसी हो सके। तो यहाँ पर आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो है ये 1912 हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल, हु इंश्योर्ड बैंक इन इंडिया। यानी एक तरह से बोला जा रहा है कि आप जो पब्लिक का पैसा जो बैंक में जमा है उसको इंश्योर्ड कौन करती है, तो ये आपका DICGC हो जाएगा, जिसको बोलते हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, ठीक है। और ये जो आपका DICGC है, ये एक तरह से देखा जाए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो सब्सिडरीज होते हैं, रिजर्व ऑफ इंडिया के अंदर 5 सब्सिडरीज एक तरह से बनाएंगे, उसमें आपका एक DICGC है। और इसकी जो फाउंडेड यानी कि इसकी स्थापना 1978 में की गई है।
अभी DICGC के अंदर है कि अगर कोई भी बैंक में अगर आप अकाउंट ओपन किए हो तो 5 लाख तक का आपका ये इंश्योर्ड करती है। यानी कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति का अगर मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा में 4 अकाउंट हो तो 4 अलग अलग अकाउंट को नहीं, सिर्फ आपके एक अकाउंट को ही कवर करेगी जो 5 लाख तक का इंश्योर्ड करेगी। और इसे 2020 में 5 लाख किया गया, जबकि इसके पहले जो इंश्योर्ड था वो 1 लाख ही था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आ जाएगा DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भी इसे बोलते हैं, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। तो चलिए अगले सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच अमंग द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ नाबार्ड इज इनकरेक्ट। काफी अच्छा सवाल है, इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, ये सवाल को देखिएगा। इनकरेक्ट में प्रोवाइड फाइनेंस एंड ऑल्सो रीफाइनेंस फॉर द प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग इन रूरल एरिया। जब आप रीफाइनेंस आ गया तो समझिए ये तो होगा ही, सही होगा। कोऑर्डिनेशन एंड एडवांसिंग द ऑपरेशन इंस्टीट्यूशन इंगेज इन रूरल क्रेडिट, ये रूरल क्रेडिट के लिए नाबार्ड को खोला गया है। प्रोमोटिंग रिसर्च इन एग्रीकल्चर के लिए भी नाबार्ड इन रूरल डेवलपमेंट। तो यहाँ तीनों ऑप्शन एक तरह से फॉलो कर रहा है, और यहाँ पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके नन ऑफ दीज आ जाएंगे। नाबार्ड का बेसिक जो आपका एक मोटो भी रखा गया है नाबार्ड का, वो रखा गया रूरल क्रेडिट को ही रखा गया है। रूरल क्रेडिट को लेकर फोकस करती है ये, खास करके स्टेट गवर्नमेंट को भी लोन प्रदान करती है। और तीसरा है जो RRB के लिए भी एक तरह से सपोर्टिव का काम करती है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन हो जाएंगे डी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल को हम लोग देखते हैं। अगला सवाल, रीजनल रूरल बैंक्स आर empowered टू ट्रांजेक्ट द बिजनेस ऑफ द बैंक एज डिफाइंड अंडर। यानी जो RRB है, ये जो डिफाइन यहाँ पे बिजनेस ऑफ बैंक, यहाँ देख लीजिए, जब हम बैंकिंग वर्ड बोलेंगे तो आप कुछ नहीं सोचना है, आपको यहाँ पे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को ही आपको ध्यान रखना है। चाहे वो RRB की बात आ जाए, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में। और कल भी मैंने बोला था कि जब भी बैंकिंग की बात आएगी तो आपको BR एक्ट 1949 के अंदर ही आपको सोचना है। यहाँ पे कोई सेक्शन की बात नहीं आ रही है। इसके अंदर देखा जाए तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, ठीक है, यानी जिसको भी बैंकिंग के रूप में जो चेक और ड्राफ्ट की सुविधा की बात आएगी वो सभी इसके अंदर RRB के अंदर आ जाएगी। उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में और भी कुछ MCQ आप लोग को प्रोवाइड करेंगे, और जो MCQ करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड होगा, और उसमें आपको जो भी टॉपिक्स, जो इवेंट्स जो अभी करंट टॉपिक्स है, उस पर आपको इससे काफ़ी एक तरह से मदद मिलेगी। थैंक यू।